व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल? बढ़िया। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी वाला टॉपिक क्लियर हुआ। कंसंट्रेशन के साथ जब हम लोग खिलवाड़ करते हैं, यानी जब हम लोग डाइल्यूशन करते हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, तो कैसा क्या असर पड़ता है, क्या हम सब लोगों को ये बातें क्लियर है? तो गाइस नाउ आगे बढ़ते हैं और यहां पर मैं आप लोगों को एक नई टर्म समझाता हूं, दैट इज केप एम जीरो। अब नाउ गाइस, इस केप एम जीरो का मतलब क्या होता है? हम लोग सब जानते हैं केप एम का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी। वी ऑल नो दैट केप एम इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी। ये बात आप सब लोगों को पता है। नाउ इसके ऊपर ये जो जीरो लग गया है, इसका मतलब क्या है? तो इट इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये चीज डिस्कस करना स्टार्ट करते थे, व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। मतलब आप अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को इनफाइनाइट टाइम डाइल्यूट कर दो तो जो कंडक्टिविटी होगी दैट इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, दैट व्हेन an electrolytic solution is diluted, it's diluted to infinite times, it's diluted to infinite times, the conductivity या the conductance of such solution is called as molar conductivity, is called as molar conductivity at infinite dilutions, infinite dilutions। क्या ये बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है? मतलब बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा, कुछ भी फर्क नहीं रहेगा। मोलर कंडक्टिविटी जो पहले थी आज भी वही है कि एक मोलर सॉल्यूशन का, मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या था कि अगर आपके पास में एक मोलर सॉल्यूशन है तो उस एक मोलर सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा दैट विल बी मोलर कंडक्टिविटी। यहां पर इनफाइनाइट डाइल्यूशंस का मतलब है कि आप लोगों ने अगर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को इतना डाइल्यूट कर दिया, कितना डाइल्यूट कर दिया? इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, तो उस सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा उसको बोला जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। अब एक बात बताओ, आप इनफाइनाइट डाइल्यूशंस किसका करोगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। याद करो पिछले वीडियो में क्या सीखा था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर डाइल्यूशन का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो फर्स्ट टाइम में ही 100% डिसोसिएट हो जाता है। तो आप डाइल्यूशन करते जाओ करते जाओ, डाइल्यूशन करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें गाइस, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाओगे वैसे 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 उसके नंबर ऑफ डिसोसिएटिंग आयंस बढ़ते जाएंगे और उस वजह से उसके फ्री आयंस बढ़ते जाएंगे, तो उसके कंडक्टेंस में फर्क आएगा, उसका कंडक्टेंस बढ़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हम लोगों को ध्यान रखना है कि आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अगर इनफाइनाइट टाइम्स तक डाइल्यूशन कर दोगे तो उसका जो कंडक्टेंस होगा उसको बोला जाता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। नाउ गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस को एक टर्म और दी जाती है, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको एक नाम और दिया जाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। नाउ गाइस दिस लिमिटिंग का मतलब आप समझो, इस लिमिटिंग का मतलब समझो। इस लिमिटिंग का मतलब होता है किसी चीज को लिमिट करना, किसी चीज को रोक देना। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और ये बात मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जो लास्ट सेशन में मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डाला था वहां पर बच्चों का यह कहना था कि सर यहां तो आप इनफाइनाइट टाइम्स तक डाइल्यूशन कर रहे हो, आप तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहे हो, तो इनफाइनाइट मतलब क्या, कितना? तो यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर इनफाइनाइट का मतलब वो इनफाइनाइट नहीं है कि डाइल्यूशन करते जाओ, इसे लिमिटिंग नाम भी दिया जाता है, मतलब एक लिमिट तक। यहां पर भी एक लिमिट आपके पास में होगी, और उसको देखो मैं आपको कैसे समझाता हूं। लेट्स से मेरे पास में यहां पर वॉल्यूम है
और वॉल्यूम के साथ साथ यहां पर अपने पास में कंडक्टिविटी है। ठीक है, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या लिखते हैं? साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ये इसकी यूनिट होती है। तो लेट्स से मेरे पास में यहां पर 1 लीटर सॉल्यूशन है, आई हैव 1 लीटर सॉल्यूशन। इस 1 लीटर सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी आई 2, फिर मैंने इसको डाइल्यूट करा, मैंने इसको क्या करा? डाइल्यूट करा। लेट्स से मैंने इसको 2 लीटर कर दिया, तो 2 लीटर करने पर लेट्स से इसकी कंडक्टिविटी चेंज हो गई और ये हो गई 2.1। मैंने इसको 3 लीटर कर दिया तो इसकी कंडक्टिविटी हो गई 2.2। मैंने इसको 5 लीटर कर दिया तो इसकी कंडक्टिविटी हो गई 2.5। मैंने इसको 10 लीटर कर दिया, इसकी कंडक्टिविटी हो गई 3। मैंने इसको 11 लीटर कर दिया, कंडक्टिविटी 3। 12 लीटर कर दिया, कंडक्टिविटी 3। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही 10 लीटर वाला मार्क आया, जैसे ही 10 लीटर वाला मार्क आया, अब कंडक्टिविटी के अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां पर कंडक्टिविटी के अंदर अब किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट को बोला जाता है सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन पॉइंट। और इसी सैचुरेशन पॉइंट को बोला जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यानी कि 10 लीटर डाइल्यूशन कर देने के बाद मोलर कंडक्टिविटी कांस्टेंट हो जाती है और अब इसके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? तो यहां पर नहीं, ये कप्पा नहीं था, सॉरी, दिस इज कैप एम। आई एम रियली वेरी सॉरी, दिस इज कैप एम। तो मोलर कंडक्टिविटी जैसे जैसे आपने डाइल्यूशन करा, कैप एम की वैल्यू चेंज हुई, यानी मोलर कंडक्टिविटी 3 होने के बाद यहां पर अभी ये कांस्टेंट हो गई। मतलब इससे ज्यादा अब आपको इसकी मोलर कंडक्टिविटी नहीं मिलेगी। तो आपके लिए ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस क्या हो गया, या ये लिमिटिंग क्या हो गया? मतलब कहां आपकी लिमिट आ गई? आपकी लिमिट 10 लीटर पर आ गई। तो अब आप लोगों को यह देखना है कि अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो आप 1 लीटर, 2 लीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक डाइल्यूशन कर सकते हो, पर 11, 12, 13, 14, 15 आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। दिस इज योर सैचुरेशन पॉइंट। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हम लोगों के लिए कोई इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं कि 1000 लीटर, 10,000 लीटर, 1 लाख लीटर, 5 लाख लीटर, ऐसा कुछ नहीं करना है। चेक करना है कि कहां पर लिमिटिंग फैक्टर आ रहा है, कहां पर सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है, वही आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। तो यहां पर ये जो कंडक्टिविटी हो गई, ये क्या हो जाएगी? कैप एम टू द पावर 0 या कैप एम 0, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसे बोला जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या ये बात क्लियर हो गई? पहले जरा इतना ऑब्जर्व कर लो, देख लो इसको पहले। हो गया बच्चों? तो आप लोगों को क्या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस का मतलब क्लियर हुआ? मतलब अगर आपने एक सॉल्यूशन को खूब डाइल्यूट करा, खूब डाइल्यूट करा, खूब डाइल्यूट करा और आपने उसको उसके सैचुरेशन पॉइंट तक, लिमिटिंग पॉइंट तक आपने उसको डाइल्यूट कर दिया, तो उस पॉइंट पर उसकी जो कंडक्टिविटी होगी दैट विल बी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यहां पर मैंने आप लोगों को यह बात बार बार कही है और इस बात का आप लोग बार बार ध्यान रखेंगे कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी में आप लोगों को इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स से मेरे पास में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। नाउ आई हैव एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नाउ गाइस, इंपॉर्टेंट बात यहां से शुरू हो रही है, प्लीज इस बात पर नजर रखेंगे, इस बात पर ध्यान देंगे। नाउ गाइस, हमारे पास में यहां पर इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जरा याद करो, जब आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किया था और जब आपने इसका डाइल्यूशन किया था, तो डाइल्यूशन करने पर इसका डिसोसिएशन के ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा था, डिसोसिएशन के ऊपर इसके कोई चेंज नहीं आ रहा था। लेकिन डाइल्यूशन करने पर इसका कंडक्टेंस जरूर बढ़ रहा था। कंडक्टेंस प्यारे बच्चों क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि डाइल्यूशन करने पर जो आयंस की फ्रीनेस है, आयंस की जो फ्रीनेस है या आयंस की जो मोबिलिटी है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
घट जाता है। हम लोग सब ये बात जानते हैं दैट कंडक्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री आयंस, जितने फ्री आयंस होंगे उतना कंडक्टेंस होगा। और यहां पर डाइल्यूशन करने पर कैटायन एनायन को ज्यादा स्पेस मिल रही है, वो ज्यादा दूर जा रहे हैं, तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होने की वजह से उसकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी और यहां पर आप उसका देख सकेंगे कि कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम? पक्की बात। नाउ अगर हम बात करें इसके मोलर कंडक्टिविटी की, तो बच्चों मोलर कंडक्टिविटी पर क्या पड़ेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की असर? सोचो, वॉल्यूम बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, तो नो डाउट डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टिविटी भी इसकी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हम बात करें कप्पा की, तो कप्पा वाले केस में क्या होगा? सोचो, क्या पढ़ाया था आपको कप्पा वाले केस में? कप्पा की वैल्यू डाइल्यूशन करने पर क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है जरा सोचो। व्हाट इज कप्पा? कप्पा क्या था? कंडक्टिविटी। 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कितने फ्री आयंस हैं उतनी कंडक्टेंस और उतनी कंडक्टिविटी। तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर 1 ml के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू है वो कम हो जाती है, और इसीलिए आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी यानी कि उसका कप्पा डिक्रीज हो जाता है। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ ली थी। अब अगर यहां पर हम लोग इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस निकालें, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसके लिए हम लोग यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। लेट्स प्लॉट अ ग्राफ। ये ग्राफ में ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर मैंने कंसंट्रेशन का अंडर रूट लिया हुआ है और यहां पर मैंने मोलर कंडक्टिविटी ली हुई है। नाउ गाइस, अंडर रूट होने का मतलब है, अंडर रूट होने का मतलब है अगर यहां पर वैल्यू 4 है तो अंडर रूट कंसंट्रेशन का मतलब यहां पर वैल्यू क्या है? 2 है। मतलब जैसे जैसे आप पीछे जाते जाएंगे, जैसे जैसे आप पीछे जाते जाएंगे कंसंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। कंसंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आप अंडर रूट में वैल्यू ले रहे हो, तो जैसे जैसे आप पीछे आओगे कंसंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और मोलर कंडक्टिविटी जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपको मोलर कंडक्टिविटी यहां पर क्या होगा? इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? क्या इसके अंदर कोई डाउट, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? नाउ जब इन्होंने यहां पर शुरुआत में कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, यहां पर कंसंट्रेशन मोर होगा, और यहां पर टेक्निकली देखा जाए तो कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा, मतलब यहां से यहां कंसंट्रेशन कम हो रहा है। तो आप खुद सोचो, आप कर क्या रहे हो? आप डाइल्यूशन कर रहे हो, और हम लोग सब जानते हैं कि जैसे जैसे डाइल्यूशन किया जाता है कंसंट्रेशन कम होता है। मैं आपको प्रूफ करके भी बता चुका हूं कैसे। जैसे मान लो पहले आपके पास में 1 मोलर सॉल्यूशन था। 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में 58.5 ग्राम NaCl है, उसको मैंने 58.5 ग्राम NaCl की बात कर रहा हूं। 58.5 ग्राम NaCl मेरे पास है, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी इतना है, और मैंने इसको 1 लीटर पानी के अंदर डिसॉल्व किया, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि सब कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया तो नंबर ऑफ या क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट तो उतना ही रहेगी, लेकिन डाइल्यूट करने पर मैंने इसको 2 लीटर कर दिया तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये कितना बचेगा? 0.5। तो आप देख रहे हो कंसंट्रेशन कम हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जाओगे कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगा? कम होगा। तो शुरुआत में मेरे पास में कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा किसी भी सॉल्ट का, तो लेट्स से मेरे पास में कंसंट्रेशन अभी कुछ इतना है, तो यहां पर इसके हिसाब से इसकी मोलर कंडक्टिविटी कुछ इतनी होगी। फिर मैंने थोड़ा डाइल्यूशन करा, तो डाइल्यूशन करने के बाद मुझे यहां पर एक पॉइंट मिला, मतलब मैंने ये ऑब्जर्व करा कि डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। फिर मैंने और डाइल्यूशन करा तो मैंने देखा कि मोलर कंडक्टिविटी और बढ़ गई। फिर मैंने डाइल्यूशन करा तो मैंने देखा मोलर कंडक्टिविटी और बढ़ गई। तो यहां पर जब मैंने इन सारी लाइंस को ज्वाइन करा तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिली। इनफैक्ट जब मैंने इसको इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट कर दिया तो यहां पर मैंने देखा कि ये जो ग्राफ है ये इस तरीके से इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो गया, इस पॉइंट पर ये टच कर गया।
तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर टेक्निकली मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस अचीव हो गई। जब आपका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो गया, ऑलमोस्ट जीरो क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को ज्यादा डाइल्यूट करने से फर्क नहीं पड़ता, आप थोड़ा सा डाइल्यूट करोगे वो उसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन अचीव हो जाएगा। तो यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोगों ने देखा, ये सब एक्सपेरिमेंट था बच्चों, ये सब एक्सपेरिमेंटल चीज थी, ये जो ग्राफ समझा रहा हूं ये एक्सपेरिमेंटेशन से आया है, और एक्सपेरिमेंटेशन को फिर इन्होंने थ्योरी का फॉर्म दिया। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा साइंटिस्ट ने, कि जब आपके पास में कोई इलेक्ट्रोलाइट है और उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, आप डाइल्यूशन करते जाओ, किसको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, उसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर ये वाली लाइन इस पॉइंट को जाकर इंटरसेक्ट कर जाएगी, इस पॉइंट को जाकर टच कर देगी, और यहां पर आप देख सकेंगे कि कंसंट्रेशन कितना है, यहां पर प्रैक्टिकली जीरो है। मतलब यहां पर आपने इसको कितने टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, आपने इसको एक्चुअली इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट कर दिया। और मैं अभी आपको सिखा चुका हूं, इनफाइनाइट टाइम का मतलब ये नहीं कि बहुत बार डाइल्यूट कर दिया, एक लिमिट तक जिसके बाद उसके मोलर कंडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, सेचुरेशन आ जाएगा। और बच्चों यही वो पॉइंट है, इसके बाद मोलर कंडक्टिविटी में सेचुरेशन आ जाएगा, मतलब अब किसी भी तरीके से मोलर कंडक्टिविटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, भले ही आप और डाइल्यूट करते जाओ। यहां आने के बाद अब मोलर कंडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं आएगा, और यही कंडक्टिविटी को तो बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहां पर एक बात समझिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस कैन बी easily obtained from the graph। आप किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बड़े आराम से ग्राफ से ही आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। नाउ गाइस, आपको बुक के अंदर एक इक्वेशन दे रखी है, वो इक्वेशन थोड़ी मैथमेटिकल है, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को शायद समझ में ना आए, लेकिन बच्चों आप लोग समझने की कोशिश करो, हमको वो चीज याद हो जाएगी। तो पहले जरा इतना ऑब्जर्व कर लो। अब आप इस ग्राफ के अपन एक इक्वेशन बनाकर देखते हैं। तो देखो क्या होगा इस ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ के लिए हम लोग एक इक्वेशन बना सकते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी। बेटा ये ग्राफ की इक्वेशन होती है, इसमें y का मतलब होता है y एक्सिस। तो आप देखो यहां पर आपके इस ग्राफ में y एक्सिस पर क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, तो y की जगह में लिख दिया kpm इज इक्वल टू, नाउ यहां पर c का मतलब है ये इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्या आ रहा है, तो ये c की जगह में लिख देता हूं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। नाउ गाइस आप देख रहे हो कि ये जो कर्व है ये पीछे की ओर जा रहा है, मतलब ये नेगेटिव स्लोप है, ये एक तरीके का नेगेटिव स्लोप है, इसलिए मैंने यहां पर माइनस साइन लगा दिया। इन दोनों के बीच में मैंने कौन सा साइन लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया। और ये x क्या है, दिस इज x एक्सिस, और x एक्सिस पर कौन है, अंडर रूट c कंसंट्रेशन, एंड व्हाट इज m, m यहां पर बेटा ये स्लोप कांस्टेंट है, तो यहां पर इसको अपन मान लेते हैं a, तो यहां पर मैंने लगा दिया a अंडर रूट c। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, कंसंट्रेशन होगा, मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन जिससे आप लोग बड़े आराम से मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हो। वैसे आप लोगों को इस इक्वेशन की कोई खास जरूरत पड़ने वाली है नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कोई ज्यादा बात करता नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो वैसे डिसोसिएट हो जाते हैं, जितना डाइल्यूशन करोगे उसके फ्री आयंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ फ्री आयंस थोड़ी बढ़ेंगे, सिर्फ क्या बढ़ेगा, आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी। और वो यहां पर दिख रहा है कि जैसे जैसे डाइल्यूशन कर रहे हो उसके फ्री आयंस की मोबिलिटी बढ़ रही, तो उसका मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर आकर उसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन अचीव हो जाता है। क्या ये चीज क्लियर हो गई, क्या ये चीज अच्छे तरीके से क्लियर है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ अब अगर मान लो मेरे पास में स्ट्रॉन्ग की जगह वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो अब आप लोग सब जानते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या फंडा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो प्यारे बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर यह प्रॉब्लम आती है कि वो पूरी तरीके से डिसोसिएट होते ही नहीं है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले केस में जैसे जैसे आप डाइल्यूशंस इंक्रीज करोगे, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने का मतलब है फ्री आयंस भी बढ़ेंगे, फ्री आयंस बढ़ने की वजह से उसकी कंडक्टेंस बढ़ेगी,
कंडक्टेंस बढ़ रही है, मतलब फ्री आयंस भी बढ़ रहे हैं, और फ्री आयंस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। मतलब यहां पर आप देखो, यहां पर सिर्फ एक डाइल्यूशन कर देने से उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है, यानी कि उसके नंबर ऑफ फ्री आयंस बढ़ रहे हैं, फ्री आयंस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, और इस वजह से उसका कंडक्टेंस बढ़ रहा है। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जब हम लोग इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, ध्यान से देखिएगा इस ग्राफ को, जब हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये √C, ये एक्स एक्सिस, पीछे की ओर जाएंगे तो कंसंट्रेशन कम होगा, यहां पर कंसंट्रेशन टेक्निकली 0 एंड यहां पर मोलर कंडक्टिविटी। तो जब आप लोग ये ग्राफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्लॉट करोगे तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि इनिशियली आपका कंसंट्रेशन ये था, तो मोलर कंडक्टेंस इतना था, धीरे धीरे क्या हुआ, मोलर कंडक्टेंस बढ़ने लगा, और एक पॉइंट के बाद ये इसके पैरेलल हो गया। एक पॉइंट के बाद ये कर्व इसके पैरेलल हो गया, मतलब अब आप डाइल्यूशन करते जा रहे हो, इस पॉइंट के बाद आप डाइल्यूशन करते जा रहे हो, तो बहुत तेजी से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के जो फ्री आयंस है वो बढ़ते जा रहे हैं, वो इतना तेजी से बढ़े कि कर्व यहां जाने की बजाय, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह यहां जाने की बजाय वो एकदम ऊपर चला गया और इस वाले के पैरेलल हो गया। अब एक बात बताओ, एक छोटे से ग्राफ में आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले केस में क्या हुआ था, मैं यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला केस ये ब्लू मार्कर से बना रहा हूं, आप डाइल्यूशन करते गए, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती गई और इस पॉइंट पर आकर वो क्रॉस कर गई, तो यहां पर आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मिल गई। लेकिन प्यारे बच्चों, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वाले केस में, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वाले केस में क्या हुआ, ये एक पॉइंट तक तो बढ़ी, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये सडनली इंक्रीज हो गई, इट इंक्रीजेस सडनली। अब ये सडनली इंक्रीज होने की वजह से आपको ग्राफ में वो पॉइंट नजर ही नहीं आ रहा है जिस पर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला कर्व इस एक्स एक्सिस, इस वाई एक्सिस को क्रॉस कर जाए, जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किया यहां पर, जैसे आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किया। तो क्या ग्राफिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी निकालना पॉसिबल है? तो यहां पर हम लिखेंगे नो। सो मोलर कंडक्टिविटी of weak electrolytes cannot be obtained by plotting the graph between molar conductivity versus अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टिविटी निकालने का ये ग्राफिकल फॉर्मेट ठीक नहीं है, क्योंकि क्या हुआ, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जैसे जैसे आपने डाइल्यूशन करा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ी, लेकिन ज्यादा डाइल्यूशन करने से, जैसे जैसे आप इनफाइनाइट डाइल्यूशंस करने लगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स टूटने लगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट होने लगा, तो उसके आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से कंडक्टेंस तो बढ़ा, लेकिन ज्यादा डाइल्यूशन करने की वजह से उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ने लगा, मतलब नंबर ऑफ फ्री आयंस भी बढ़ने लगे। तो अचानक से क्या हुआ, फ्री आयन भी बढ़ गए, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, तो अचानक से कंडक्टेंस बढ़ गया। तो ये कहा जाता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर आप इनफाइनाइट टाइम तक डाइल्यूट कर दो तो वो भी 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन उसके 100% डिसोसिएट होने तक ये कर्व तो छत फाड़ के ऊपर निकल जाएगा, तो हम कैसे निकालेंगे? तो ये कर्व इसके लिए पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही? तो फिर क्या किया जाए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस निकाली जाए, और अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा हमारा एक लॉ जिसका नाम है कोलरॉश लॉ। तो कोलरॉश लॉ गाइस हम लोग पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आज की क्लास में जो मैंने ये पढ़ाया गाइस प्लीज इसे ध्यान रखिएगा, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर कोलरॉश लॉ को गाइस हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, और हुआ तो एनसीईआरटी का एक एग्जांपल भी करा दूंगा, क्योंकि कोलरॉश लॉ इज द इजीएस्ट लॉ एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड लॉ इन योर एग्जामिनेशंस। तो प्यारे बच्चों, मेरे लाडले लाडले बच्चों, प्लीज इसको ध्यान से देख लीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। क्या बाय बाय।